कोलोराडो के एक छोटे से शहर में स्थित एक वेयरहाउस में ट्रेवर अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ डांस कर रहा है, जबकि उसका दोस्त काइल किस कर रहा है। अचानक काइल के मुंह से खून की उल्टी होती है, लेकिन लड़की उसे फिर भी किस करती रहती है। यह देखकर ट्रेवर और नीना को अजीब लगता है और वे दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ परछाई में भागता हुआ नजर आता है। इसी बीच शहर जाग जाता है और पता चलता है कि राज्य ने पूरे इलाके को मिलिट्री फोर्सेस के जरिए कुछ घंटों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। जल्द ही रोड पर ट्रैफिक जैम हो जाता है और लोग सिचुएशन को लेकर शिकायत करने लगते हैं। यहाँ तक कि सैनिकों से बहस भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक कपल खास तौर पर बहुत परेशान है, क्योंकि वे अपने बीमार बेटे को शहर के हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। कॉर्पोरल सारा उन्हें समझाती है कि वे लड़के को शहर के हॉस्पिटल ही ले जाएं, क्योंकि सेना ने कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो बीमार लोगों की जांच कर रहे हैं। इसके बाद वह कैप्टन रोड्स से पूछती है कि क्या यह स्पेशलिस्ट की कहानी सच है, लेकिन रोड्स उसे चुप रहने और आदेश मानने को कहता है। रेडियो स्टेशन पर एक सैनिक डीजे पॉल पर नजर रख रहा है, ताकि वह पब्लिक को जरूरी जानकारी देता रहे। वापस वेयरहाउस में ट्रेवर परछाई में कुछ देखकर डर जाता है, लेकिन वह सिर्फ नीना होती है। वह ऐलान करता है कि अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। तभी काइल की नाक से खून बहने लगता है। फिर भी वह अपनी लड़की से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह चिंतित होती है कि शायद वह बीमार है और अकेले ही निकल जाती है। फ्लिंग जंगल के रास्ते से निकलती है। अचानक उसे कुछ दहाड़ने की आवाज आती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक गिरकर लुढ़क जाती है और पानी में जा गिरती है। तभी वह रहस्यमय क्रीचर उसे पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाता है। कुछ देर बाद सैनिकों का एक समूह रोड ब्लॉक पर पहुंचता है और सलाजार साराह को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे काम में लगा देती है। फिर वह क्रेन के साथ शहर में अपने बचपन के घर जाती है। घर के अंदर वह अपने भाई ट्रेवर और नीना को सोफे पर आपत्तिजनक स्थिति में पाती है और उन्हें डांटती है कि उन्होंने उसकी कॉल्स क्यों नहीं उठाई। दोनों को क्वारंटाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे साराह और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उनकी माँ को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। साराह तुरंत ऊपर जाती है और अपनी माँ फ्रांसीन को चेक करती है। नीना को एहसास होता है कि उसके पापा के कई मैसेजेस आए हुए हैं। साराह वापस आती है और ट्रेवर बताता है कि फ्रांसीन सुबह से ही बीमार महसूस कर रही है। नीना काइल के लक्षणों के बारे में बताती है और ट्रेवर उस पर चेक करना चाहता है, लेकिन साराह उसे घर पर रहने को कहती है और खुद जाकर देखने का फैसला करती है। रात हो चुकी होती है जब साराह और क्रेन काइल के घर पहुंचते हैं और उन्हें दरवाजा खुला हुआ मिलता है। कमरों में हर तरफ खून बिखरा हुआ है, इसलिए सैनिक सावधानी से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन काइल कहीं नहीं मिलता। तभी जब क्रेन पर्दों के पास खड़ा होता है, अचानक दो बॉडीज उसके ऊपर गिर जाती हैं। ये काइल के पेरेंट्स हैं, जिन्हें बुरी तरह से मारा गया है। साराह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता, इसलिए वह बाहर निकलते समय मिलिट्री रेडियो का इस्तेमाल करके अपने कैप्टन को कॉल करती है। रोड्स बताता है कि उन्होंने सभी फोन लाइंस बंद कर दी हैं, जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में न आ जाए, क्योंकि बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। वह वादा करता है कि पुलिस को काइल के घर भेजा जाएगा। इसके बाद साराह, फ्रांसीन, ट्रेवर और नीना को लेकर हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में फ्रांसीन की नाक से खून बहने लगता है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही पेशेंट्स की भारी भीड़ होती है, जिन्हें एक जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। एक नर्स साराह को लाइन में खड़े रहने के लिए कहती है। नीना के फादर भी इसी हॉस्पिटल में हैं, तो वह और ट्रेवर उनसे मिलने जाते हैं। तभी साराह देखती है कि सलाजार और बाकी सोल्जर्स हॉस्पिटल की गार्डिंग कर रहे हैं। यह देखकर उसे एहसास होता है कि मामला सीरियस है और यह सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, जैसा उन्हें बताया गया था। फिर रोड्स साराह को सीडीसी के डॉक्टर लोगन से मिलवाता है। लोगन पूछता है कि क्या काइल के पेरेंट्स के बॉडी पर बाइट मार्क्स थे, तो साराह कहती है हाँ, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह किसी जानवर का काम है, क्योंकि कोई जानवर बॉडीज को पर्दों के पीछे नहीं छिपा सकता। वेटिंग रूम में क्रेन नोटिस करता है कि फ्रांसीन और बाकी पेशेंट्स बहुत ठंडा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह साराह और लोगन को बताने जाता है। उसी समय नीना के फादर के शरीर में वायरस तेजी से फैलने लगता है और वह आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह बेड से कूदकर अपनी वाइफ पर अटैक करता है और उसका फेस काट लेता है। इसी बीच पावर प्लांट पर एक वर्कर पर अचानक दो ज़ॉम्बीज कूद पड़ते हैं और उसे फेंस के खिलाफ धक्का देकर खाने लगते हैं। फेंस के हिलने और खून के गिरने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे दोनों ज़ॉम्बीज आग पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे प्लांट की मशीनरी फेल होती है, शहर की लाइट्स भी बंद होने लगती हैं। कुछ ज़ॉम्बीज गाड़ियां चला रहे होते हैं और जल्द ही उनकी गाड़ियां सड़क के बीच में टकरा जाती हैं, जिससे एक बॉडी हवा में उछलकर गिरती है। काइल के घर पर 3 पुलिस वाले रूम्स की तलाशी लेते हैं और उन्हें मृत कपल के बीच एक तीसरी बॉडी मिलती है। यह काइल ही होता है
जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है। उसे गन्स की भी परवाह नहीं होती। रेडियो स्टेशन पर पॉल और उसका गार्ड सोल्जर बाहर से आती चीखें सुनते हैं। जब वे विंडो से देखते हैं तो ज़ॉम्बीज इंसानों को घसीटकर खाने के लिए ले जा रहे होते हैं। सोल्जर मदद करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन कई ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और खींचकर खा जाते हैं। पॉल देखता है कि एक और ज़ॉम्बी उसकी ओर आ रहा है, तो वह जल्दी से रेडियो स्टेशन के अंदर भागता है और दरवाजा लॉक कर लेता। हॉस्पिटल में बैकअप जनरेटर से बिजली वापस आती है, लेकिन यह ठीक उसी समय होता है जब ठंडे पड़े लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। वे सब पागलों की तरह नॉर्मल इंसानों पर अटैक करने लगते हैं। ट्रेवर और नीना अपने फादर के रूम से बाहर भागते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ज़ॉम्बी छत पर चलते हुए नर्स पर कूद जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए यह कपल भागते हुए रास्ते में जो भी चीजें मिलती हैं उन्हें ज़ॉम्बीज पर फेंकते जाते हैं ताकि उनकी स्पीड स्लो हो सके। वे बैक डोर से बाहर निकलते हैं और उसे एक ट्रैश कंटेनर से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही दूसरे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए वे भागते हुए फेंस के ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अंदर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है क्योंकि हर तरफ खून फैल रहा होता है। इंसानों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और एक साथ बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज से लड़ना नामुमकिन हो रहा है। रोड्स एक खाली कॉरिडोर में भागकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न आ सकें। तभी सारा उसे ढूंढ लेती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन अब उसे ढूंढना नामुमकिन हो चुका है। फिर रोड्स एक और दरवाजा खोलता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन अंदर से कई ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। वह कुछ को धक्का देकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज उस पर काबू पा लेते हैं और उसे घसीटकर खा जाते हैं। यह देख सारा, लोगन और क्रेन एक और कॉरिडोर में भागते हैं और खुद को बचाने के लिए एक खाली रूम में छिप जाते हैं। लोगन क्रेन को पहले जाने के लिए धक्का देता है, जिससे उसके हाथ से कार कीज गिर जाती हैं। एक ज़ॉम्बी जमीन पर पड़े क्रेन को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा समय रहते उसे कमरे में खींच लेती है और दरवाजा लॉक कर देती है। गुस्से में क्रेन लोगन को धक्का देता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लोगन ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे समझ ही न आया हो कि क्रेन किस बारे में बात कर रहा है। सारा और क्रेन कुछ फर्नीचर दरवाजे के सामने लगाते हैं और फिर खिड़की से बाहर देखते हैं। वे नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पार्किंग लॉट को भी पूरी तरह से घेर लिया है, क्योंकि क्रेन के पास गन नहीं है और सारा की गन खाली है। वह कहती है कि उन्हें मोलोटोव बॉम्ब्स बनाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना चाहिए ताकि वे किसी कार में भाग सकें, लेकिन क्योंकि क्रेन ने सारा की कार कीज खो दी हैं, सारा डिसाइड करती है कि उन्हें रोड्स की कीज ढूंढनी होंगी ताकि वे उसकी कार से भाग सकें। इसी बीच ट्रेवर और नीना जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं, जहां उन्हें दर्जनों डेड बॉडीज जमीन पर पड़ी मिलती हैं। एक बॉडी तो उन पर झपटने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर से मरी हुई गिर जाती है। आखिरकार यह कपल डाउनटाउन पहुंचता है और वहां भी उन्हें मासकर दिखता है, लेकिन फिर उन्हें रेडियो स्टेशन के अंदर कोई होश में दिखता है, तो वे मेन स्ट्रीट साफ होते ही भागते हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं। वे दरवाजा जोर जोर से पीटते हैं, जिससे आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उनकी ओर भागने लगता है। शुक्र है कि पॉल दरवाजा खोल देता है और उन्हें अंदर खींच लेता है। फिर पॉल उन्हें मुख्य कमरे में ले जाता है, जहां वे शुरुआत में मिले कपल को देखते हैं। यह कपल बताता है कि उनका बेटा मर चुका है। तभी पत्नी खांसने लगती है, लेकिन वह कसम खाती है कि यह सिर्फ कोल्ड है जो उसे पहले से था। पॉल भी खांसता है, लेकिन नीना को उन पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। ट्रेवर तुरंत रेडियो इक्विपमेंट पर जाता है और एक मैसेज भेजता है जिसमें वह अपनी लोकेशन बताता है और लोगों को हॉस्पिटल न जाने की वार्निंग देता है। यह मैसेज एक कार के रेडियो में बजता है और फ्रांसीन इसे सुनती है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वापस सारा और क्रेन की तरफ वे वेंट्स में चढ़कर जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ते हैं ताकि ज़ॉम्बीज जो ग्रिल्स के पास से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बच सकें। आखिरकार वे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां रोड्स की बॉडी होती है, तो सारा नीचे कूदती है। तभी अचानक एक कैबिनेट से कोई उस पर हमला करता है। वह जल्दी से खुद को बचाती है और देखती है कि यह सलाजार है, जो सब कुछ पागल होने से पहले कैबिनेट में छिप गया था। वे कार कीज लेते हैं और फिर से वेंट्स में लौट आते हैं, यह जाने बिना कि रोड्स अब ज़ॉम्बी बनकर जाग चुका है और अपनी ही आंख खा रहा है। फिर रोड्स साराह को पकड़ लेता है और खुद को वेंट में खींचने के लिए उसे काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके पैर नहीं हैं। सारा उसके चेहरे पर लात मारती है और खुद को छुड़ाकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। दूसरे कमरे में ज़ॉम्बीज वेंट्स पर मॉप्स और दूसरे टूल्स से वार करके उसे तोड़ देते हैं, जिससे सारा के पैर नीचे की ओर लटक जाते हैं। ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और रोड्स भी उसके पास पहुंच रहा होता है, लेकिन तभी सलाजार सारा को बचाने वापस आता है और उसे छेद से खींचकर बाहर निकालता है। वे लोग लोगन के कमरे में वापस भागते हैं और क्रेन जैसे ही वेंट को बंद करने की कोशिश करता है, रोड्स आकर उसका हाथ काट लेता है। सारा
तुरंत ब्लीच पकड़कर वाउंड पर डाल देती है, इस उम्मीद में कि इससे इन्फेक्शन को रोका जा सके। सलाजार घबराहट में गन निकालता है और क्रेन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन साराह उसकी रक्षा करती है और लोगन बताता है कि ब्लीच से इन्फेक्शन के रोकने की थोड़ी उम्मीद है। रोड्स अभी भी वेंट में आवाजें कर रहा होता है, इसलिए सलाजार उस पर गोली मारकर आखिरकार उसे खत्म करता है। साराह वादा करती है कि अगर क्रेन बदलेगा तो वह खुद उसे मार डालेगी, जिससे सलाजार अपना गन नीचे रख देता है। इसके बाद ग्रुप कमरे में पड़ी चीजों से वेपन्स बनाते हैं और साराह सलाजार की एक गन ले लेती है। क्रेन एक कुर्सी से खिड़की तोड़ता है और वे लोग बाहर कूद जाते हैं ताकि हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। जैसे ही वे बाहर आते हैं, एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। साराह गोली चलाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए सलाजार उसे सिखाता है कि सिर्फ हेडशॉट से ही ज़ॉम्बी मरेगा, और भी दुश्मन आने वाले हैं। और सभी सोल्जर्स मिलकर उनका सामना करते हैं, जबकि लोगन सिर्फ खड़ा होकर देखता रहता है। उन्होंने जो वेपन्स बनाए थे वे काफी अच्छे साबित होते हैं और जल्द ही उनके चारों ओर के सारे ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हॉस्पिटल के अंदर के ज़ॉम्बीज भी अब खिड़कियों से कूदने लगते हैं। सोल्जर्स लड़ते रहते हैं, अपने दुश्मनों के सिर कुचलकर या सीधे उनका सिर काटकर उन्हें मारते हैं। जब सब ध्यान भटकाए होते हैं, फिर वह कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। बाकी सब यह देखते हैं और लोगन को कोसते हैं, लेकिन उनके पास शिकायत करने का समय नहीं है, क्योंकि और ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। एक कार के पीछे छिपकर वे मोलोटोव बॉम्ब्स जलाते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज की ओर फेंकते हैं, जिससे एक बड़ा फायर लगता है जो धीरे धीरे उन जीवों को जला देता है। इसके बाद वे रोड्स की कार की ओर भागते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं जो आग से बच गए थे। और जैसे ही वे कार में बैठते हैं और क्रीचर्स आ जाते हैं और कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। साराह तेजी से गाड़ी चलाती है ताकि वे गिर जाएं। अंत में वे हॉस्पिटल छोड़ देते हैं और जैसे ही वे टाउन के बीच से गुजरते हैं, हर जगह मौत और तबाही देखते हैं। आखिरकार उन्हें एक गन स्टोर मिलता है। साराह एहतियात के लिए क्रेन को कार में बांध देती है और फिर सलाजार के साथ दुकान में जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्रेन का खून बहता रहता है और जब तक वे वापस आते हैं वह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सलाजार उसे मारना चाहता है, लेकिन साराह उसे रोक लेती है क्योंकि क्रेन बंधा हुआ है और नुकसान नहीं कर सकता। फिर वे वहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनके करीब आ जाएं। रेडियो स्टेशन में एक ज़ॉम्बी इमरजेंसी लैडर का इस्तेमाल करके अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर उस पर एक टीवी गिराकर उसे मार देता है। वापस अंदर जाने पर नीना उसे कूड़ेदान में खून से सने टिश्यूज दिखाती है। वह एक नाइफ पकड़कर बड़ों से पूछताछ करती है कि कौन घायल है, लेकिन वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। अचानक पॉल शांत हो जाता है और ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। घबराई हुई नीना उसके सिर में छुरा घोंपकर उसे मार देती है। ट्रेवर फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है और एक नया मैसेज भेजता है। सोल्जर्स टाउन छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही साराह अपने भाई की आवाज सुनती है, वह कार घुमा लेती है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को कुचलती है ताकि समय बर्बाद न हो। स्टेशन पर ट्रेवर खिड़की से बाहर देखता है और फ्रांसिन को देखता है। वह उसे मिलने के लिए बाहर भागता है, लेकिन नीना उसे रोकने की कोशिश करती है। फ्रांसिन पूरी तरह बदल चुकी होती है और ट्रेवर पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी साराह वहां पहुंचती है और फ्रांसिन को कार से कुचल देती है। रोते हुए ट्रेवर को विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया, लेकिन साराह उसे याद दिलाती है कि वह अब उनकी मां नहीं थी। इस बीच नीना ऊपर की ओर भागती है ताकि वह बूढ़े कपल को बता सके कि वे जा रही हैं, लेकिन वह कमरा खाली पाती है। जब वह काउच के पीछे देखती है, उसे पति की लाश मिलती है। तभी उसकी ज़ॉम्बिफाइड वाइफ पीछे से उस पर हमला कर देती है। नीना फर्श पर गिर जाती है और कमरे में पड़े किसी भी सामान और यहाँ तक कि फर्नीचर को तोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी ट्रेवर अंदर आता है और वे दोनों मिलकर उसे बेहतरीन टीम वर्क से मारते हैं। बाहर सलाजार कुछ सर्वाइवर्स को गेट के पीछे फंसा हुआ देखता है। वे गेट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज आकर उन्हें खा जाते हैं। इसी बीच ट्रेवर और नीना उस महिला को खिड़की से बाहर धक्का देते हैं और जैसे ही वह नीचे गिरती है, सलाजार और साराह उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। यह गोलीबारी ज़ॉम्बीज को डरा देती है और अब वे कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं। रास्ते में सलाजार सोचता है कि क्रेन उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी साराह को याद आता है कि क्रेन वेजिटेरियन है, लेकिन सलाजार फिर भी उसका मजाक उड़ाता रहता है और उस पर भरोसा नहीं करता। आखिरकार वे रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां के बाकी सोल्जर्स भी अब ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। उनमें से एक कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है, इसलिए ट्रेवर बाहर आता है और उसे गोली मारता है। सलाजार और साराह भी उसकी मदद करने लगते हैं और जितने ज़ॉम्बीज हो सकते हैं उन्हें मारते हैं, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं लेते। उनके पास फिर से कार में बैठकर वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं। तभी ट्रेवर उन्हें अबैंडन्ड वेयरहाउस के बारे में बताता है। साराह कार को जंगल के रास्ते ले जाती है, जहाँ वे देखते हैं कि कायल पेड़ों के बीच भाग रहा है।
वह कार के सामने कूदकर फ्रंट विंडो तोड़ देता है, जिससे कार का नियंत्रण बिगड़ जाता है। कायल से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अब कायल लकड़ी और टूटे कांच के बीच फंसा होता है, जिससे साराह उसे आसानी से सिर पर गोली मार देती है। इसके बाद वे लोग पैदल आगे बढ़ते हैं और क्रेन को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन सलाजार उसे लगातार धमकी देता और उसका अपमान करता रहता है। जब वे आखिरकार वेयरहाउस में पहुंचते हैं, क्रेन तंग आ जाता है। वह चिल्लाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज उनका लोकेशन ढूंढ सकें। जल्द ही कई ज़ॉम्बीज दरवाजे और दीवारें तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इंसान फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तभी ट्रेवर बाकी सभी को अपने साथ नीचे बेसमेंट में चलने के लिए कहता है। बेसमेंट असल में एक अलग थलग बनकर निकलता है। कुछ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे उन्हें गोली मारते हुए भारी मेटल डोर पार कर बंद कर देते हैं। पीछे का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां पूरा रिसर्च फैसिलिटी मिलता है। वे कंप्यूटर्स पर आंसर्स खोजते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो भी यहाँ था उसने भागने से पहले सब कुछ डिलीट कर दिया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए साराह और सलाजार हर कमरे की तलाशी लेते हैं। आखिरकार वे लोगन को ढूंढ निकालते हैं, जो सारे सबूत नष्ट कर रहा होता है। वो दोनों लोगन को गोली मारने की धमकी देते हैं, जब तक कि वह यह नहीं बताता कि वह प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर का हिस्सा था, जो बायोकेमिकल एजेंट्स पर रिसर्च करता था। वह कसम खाता है कि इस प्रोजेक्ट का ज़ॉम्बी वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तभी ट्रेवर उसे रोकता है और बताता है कि उसने कंप्यूटर में एक वीडियो फाइल ढूंढ ली है। उस रिकॉर्डिंग में एक साइंटिस्ट स्वीकार करता है कि जो वायरस उन्होंने विदेशी सैनिकों पर हमला करने के लिए बनाया था, वह म्यूटेट होकर नियंत्रण से बाहर हो गया। उसे अपने संक्रमित साथियों को मारना पड़ा। वीडियो तब खत्म हो जाता है जब वह डॉक्टर खुद ज़ॉम्बी में बदल जाता है और कैमरा तोड़ देता है। तभी पास में किसी रोर की आवाज सुनकर ग्रुप ऑफिस से बाहर निकलता है और उस डॉक्टर को ज़ॉम्बिफाइड रूप में पाते हैं। वे उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह डरकर भाग जाता है। सलाजार और सारा उसका पीछा करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह वेंट्स के जरिए भाग गया है। एक दूसरा ज़ॉम्बी अचानक सलाजार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तेजी से उसका सिर काट देता है। इसके बाद दोनों वापस लौटते हैं और बाकी ग्रुप से मिलते हैं। वे जब भी वेंट्स में कोई आवाज सुनते हैं, उस पर गोली चलाते हैं। लोगन को इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन सलाजार को इस बनकर का वॉर मॉडल समझ में आता है। वह कहता है कि उन्हें सिर्फ मिसाइल साइलोस ढूंढने की जरूरत है ताकि वे वहाँ से निकल सकें। जैसे ही टीम कॉरिडोर्स से गुजरती है, डॉक्टर ऊपर से झपट्टा मारता है और लोगन को उठा लेता है। वह तुरंत उसकी हत्या कर देता है और फिर उसकी लाश बाकी लोगों के सामने फेंक देता है। ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन भटकने के बाद भी उन्हें साइलो नहीं मिलता। सलाजार के विरोध के बावजूद वे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने का फैसला करते हैं। सारा और सलाजार को सबसे पहले साइलो मिल जाता है और वे पहले दरवाजे को बिना किसी परेशानी के पार कर लेते हैं, लेकिन कॉरिडोर पार करने के बाद उन्हें अगले कमरे में ढेर सारे ज़ॉम्बीज छुपे हुए मिलते हैं। दोनों सोल्जर्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज सलाजार को घेरकर उसे नीचे गिरा देते हैं। वह साराह को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहता है, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उसे खाना शुरू कर दें। सारा तेजी से वहां से भागती है और ट्रेवर उसे एक सुरक्षित कमरे में खींच लेता है। वहां मिसाइल प्रोपल्शन टैंक्स रखे हुए होते हैं, तो दोनों भाई बहन मिलकर बड़े फायर थ्रोअर्स बनाते हैं। इसके बाद सारा वापस कॉरिडोर में जाती है ताकि होर्ड का ध्यान खींच सके। तभी डॉक्टर उसके पीछे आ जाता है जब वह अपने हमलावर से जूझ रही होती है। क्रेन होर्ड के बीच में दिखाई देता है और सारा के लिए अपने पुराने जज्बात याद करता है। वह अपनी बंदूक से गोली चलाता है जब तक कि उसकी सारी बुलेट्स खत्म नहीं हो जाती। इस विश्वासघात से गुस्से में डॉक्टर साराह को छोड़कर क्रेन का सिर काटने के लिए दौड़ता है। साराह एक रैंडम ज़ॉम्बी को गोली मारती है ताकि सभी का ध्यान उसकी ओर आ जाए और फिर वह कॉरिडोर में भागती है। क्रीचर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, ट्रेवर और नीना टैंक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि विशाल लपटें उठती हैं जो तुरंत सारे ज़ॉम्बीज को जला देती हैं और पूरी फैसिलिटी के हर कोने तक पहुंचती हैं। वहां एक भी मॉन्स्टर खड़ा नहीं बचता। इसके बाद तीनों साइलो से बाहर निकलते हैं और लोगन की कार पाते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, उन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन सड़क पर एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है।